हाय, आर्टिकल 102 में ये कहा गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं, उसमें वन ऑफ द ग्राउंड ये भी है कि अगर जब पार्लियामेंट चाहे तो कोई नियम या कानून बना सकते हैं जैसा उन्हें ठीक लगे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट एक लॉ बनाए जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें 10 शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में। इसके द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कुछ नियम है जिससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो बाकी उस अगर ये सब ग्राउंड उनमें लागू हो जाता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं रहेंगे। तो पहली बात ये है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान एमपी एक पार्टी से जीतते हैं और वो जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, जिस पार्टी के टिकट से वो एमपी बने, अगर वो जीतने के बाद दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में आएंगे, यानी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिसे आयाराम गयाराम कहते हैं। उसके बाद इफ अ मेंबर वोट्स अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन एंड अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी पार्टी के हैं, अगर वो पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और जब वोटिंग का टाइम आता है तो उन्हें वो अब्सटेन कर जाते हैं, वो वोट नहीं करते हैं, तो भी उनको उनके ये काम को डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। दूसरा है अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, कोई निर्दलीय इंसान, अगर कोई इलेक्शन लड़ा वो जीत गया, अब फिर उसके बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो ये भी डिफेक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि लोग निर्दलीय में उन्हें वोट दिए, उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्हें वोट दिए, तो उन्हें उस तरीके से ही लोगों का सेवा करना चाहिए, ना कि कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहिए किसी लोभ में। तो इसलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। फिर चौथा है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ये भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। ये याद रखने वाली ये बात है कि आफ्टर 6 मंथ एक्सपायरी 6 मंथ उन्हें टाइम दिया जाता है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। अगर 6 महीने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है नॉमिनेटेड मेंबर के केस में। फिर है नेक्स्ट है कि अगर ये सारा ग्राउंड है डिफेक्शन के अंदर में, यानी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ये सब सारा ग्राउंड, पर इसका डिसीजन कौन लेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो इसका डिसीजन लेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में, जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, यानी लोकसभा में स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा। अब और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 1 महीने में लेंगे, 10 दिन में लेंगे, 2 महीने में लेंगे, 3 महीने में। अब ये वाला पॉइंट को लेकर के कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब तक वो उन पे डिपेंड करता है वो कब डिस्क्वालीफाई करेंगे। इस बात को लेकर के बहुत बार कोर्ट में ये केस गया कि ये किसी पार्टी के होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसलिए वो अपने पार्टी के टाइम में डिसीजन लेट से लेते हैं, फिर अपोजिशन में जल्दी ले लेते हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत बार कोर्ट में गया। तो उसके बाद एक केस आया, कोहितो होलोवन केस। इस केस के अनुसार जो भी डिसीजन लेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब जो भी डिसीजन लेंगे वो जुडिशियरी उसे देखेंगे ये डिसीजन सही लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो इस केस को बोलते हैं कोहितो होलोवन केस, जो आया था 1992 में। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ का कुछ ग्राउंड्स, कौन डिसीजन लेंगे, और ये कोहितो होलोवन केस क्या है। तो ये हो गया डिफेक्शन लॉ। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं, वो भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं, जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं, अगर वो अपने पार्टी को उस टाइम छोड़ देते हैं तो वो फिर ये डिफेक्शन का ग्राउंड नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। पर उनको एक और पावर दिया जाता है कि अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो फिर से वो अपना पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्हें एक पावर दिया जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर 2/3 ऑफ मेंबर, किसी पार्टी का 2/3 ऑफ मेंबर दूसरे में मर्ज हो जाते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का कारण नहीं बनेगा। 2/3 ऑफ मेंबर मतलब जो बचा हुआ इंसान है वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, और जो 2/3 मेंबर दूसरे पार्टी में चले गए वो भी नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे। पहले 2003 से पहले ये जो 2/3 मेंबर है 1/3 मेंबर हुआ करता था।
92nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2003 के बाद इसे 2/3 मेंबर की कर दिया गया कि अगर 2/3 मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो बचा हुआ मेंबर है और जो 2/3 मेंबर है कोई भी डिस्क्वालीफाई के कारण नहीं बनेगा। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर डिटेल में आप पॉलिटी जानना चाहते हो, सारा आर्टिकल समझना चाहते हो, तो आप स्टडी विद टीआर के प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी वाले सेक्शन में सारा आर्टिकल देख सकते हो। और जो आर्टिकल के अंदर नहीं है, मुझे लगता है कि इसे समझाना जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। मैं उसे अलग से एक वीडियो बना के समझा देती हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में बताना, मैं वीडियो बना के उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है। थैंक यू।